नेताओं में वीआईपी कल्चर की बात होती है तो आमतौर पर गाड़ी पर लाल बत्ती या फिर किसी फ्लाइट को रुका कर रखने की चर्चा हो जाती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में वीआईपी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आरटीआई एक्ट से वो दूर भाग रहे हैं। संसद में हमारे लिए कानून बनाने वाले लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके संस्था यानी पार्टी में क्या हो रहा है हमें पता चले, उनको कौन पैसे देता है, कैसे पार्टी में पद पर नियुक्तियां होती है और टिकट कैसे बंटती हैं। क्या ये सब जानने का हक आम लोगों को नहीं है? खैर, अब ज्यादा दिन आरटीआई से बचना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पीआईएल की सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 6 राजनीतिक पार्टियों से जवाब मांगा है। क्यों आरटीआई से डरती हैं राजनीतिक पार्टियां, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ है सतपाल जैन, जो बीजेपी के लीगल मामलों पर कमेटी के चेयरमैन हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता और जानी मानी वकील अमी याग्निक, राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत, लोकतंत्र पर रिसर्च करने वाली संगठन लोकनीति के संदीप शास्त्री और सीएसडीएस के फेलो हिलाल अहमद, जो खूब समझते हैं कि राजनीति का बिजनेस चलता कैसा है। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पुष्पेश पंत साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हम ये तार जोड़ रहे हैं कि वीआईपी कॉम्प्लेक्स का ये एक और उदाहरण है कि पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के अंडर नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो नियम और कानून आम लोगों के लिए हैं वो हम पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हम इनसे ऊपर उठ चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि जनतंत्र के जो रखवाले सबसे अधिक हैं और जनतंत्र का जो अर्थ है कि जनता की निगाह से बचकर आप कुछ करना चाहें, आप पार्टी के भीतर कहें, ये हमारे अंदर की बात है, ये कुतर्क मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि जनतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता के हित में है और जनतंत्र की किसी भी परिभाषा में अपारदर्शिता स्वीकार नहीं हो सकती। न ये रक्षा मंत्रालय है, न ये खुफिया विभाग है, न ये विदेश मंत्रालय है कि इनके किसी भी क्रियाकलाप पर इस तरह से गोपनीयता की चादर पड़े और किसी न किसी बहाने आप अपने को सार्वजनिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक सत्ता न बचने दें। तो अगर ऐसा भी यदि कानून है तो शायद कानून में संशोधन की जरूरत है और राजनीतिक पार्टियां वास्तव में उसके दायरे में विधिवत लाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ने से पहले एक व्यू ले लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस से कि आखिर वो क्यों आरटीआई से दूर भाग रहे हैं। सतपाल जैन जी, अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, आप लोगों को नोटिस भी भेजी गई हैं 6 बड़ी पार्टियों को कि आप लोगों को इस पर जवाब देना है। जवाब में आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस विषय पर कोई नोटिस हमको आया नहीं है और जब भी ये नोटिस आएगा वो याचिका में क्या प्रेयर की गई है उसके संबंध में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैठकर निर्णय करेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम स्टैंड लेंगे। लेकिन मैं मोटी मोटी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में ना आए। तो सर फिर ये बताएं कि जून 2013 में जब सीआईसी ने इस पर नोटिस जारी किया और आप सब पार्टियों को आदेश दिया कि अब आप आरटीआई के अंदर आएंगे, तब इसको क्यों नजरअंदाज किया गया? तब तो काफी समय है आपके पास उस ऑर्डर को पढ़ने का। तभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो आदेश आया था उसके बाद उस आदेश को जिन पार्टियों ने कोर्ट में चुनौती दी या उसका विरोध किया उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं। इस पे अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी को आरटीआई के दायरे में आने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि इस बारे में विचार करके सोच समझकर कानून बन जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बहुत सारी प्रमुख पार्टियां हैं, शायद कांग्रेस भी उसमें शामिल है, मुझे मालूम नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि अपना रुख स्पष्ट करेंगे कि हम इसके खिलाफ नहीं है और एक सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरटीआई के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियां आती हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या आप लोग बिना शर्त के इसके लिए राजी हैं अमी याग्निक जी कि आप अपने सारे अकाउंट्स पब्लिक करेंगे, 20,000 रुपए के नीचे की भी जो फंडिंग है उसके सोर्स बताएंगे? कैसे आप लोग पार्टी के अंदर चुनाव करते हैं अलग अलग पद पे, कौन प्रेसिडेंट बनता है, क्यों बनता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है, क्यों बनता है, ये सब आप बताने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ही लेके आई थी। अभी आज जो आरटीआई के अंदर लाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सबको नोटिस भेजी गई है,
तो वो एक सारी नोटिस बजने के बाद सारी पार्टीज अपना बयान रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। लेकिन सीआईसी का जो ऑर्डर है वो किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया है, तो वो फाइनल हो गया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई एक्ट के अंदर कवर्ड है, ऐसा ऑर्डर आ गया है, फाइनलिटी अटेन हो गई है। लेकिन आरटीआई से क्या मांगना है, आपको इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल फंक्शनिंग, आपको अकाउंट चाहिए, क्या क्या मांगना चाहिए आरटीआई में, वो बातें सब अभी निकल के आएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आगे तो और इनकम टैक्स के आगे तो पार्टीज अपना अकाउंट देती है, तो इतना क्या है कि आप मांगना चाहते हैं। दूसरी बात, हर पार्टी की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। क्यों जरूरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आमी याग्निक जी और सतपाल जैन आपके लिए भी। ये देखिए कि 2013-14 में, और ये फिगर्स आपके स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे कि किस तरह की फंडिंग हुई थी इन पार्टियों की, और ये फंडिंग की फिगर्स उन्होंने खुद दिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी को फंडिंग मिली थी 170 करोड़, कांग्रेस को करीब 60 करोड़, एनसीपी को 14 करोड़ वगैरह वगैरह। अब देखिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कितना खर्च किया। तो जिस बीजेपी की फंडिंग 170 करोड़ रुपए थी, उनकी खुद की डिक्लेयर हुई फिगर है ये, उनका खर्च था 714 करोड़ रुपए। और ये भी जो हम फिगर बता रहे हैं चुनाव आयोग के हवाले से बता रहे हैं। और वही हालत कांग्रेस की है, जिनके पास करीब 60 करोड़ रुपए आए थे, तो उन्होंने 516 करोड़ रुपए खर्च किए। हम भी सीखे कि आप इतने पैसे से इतना ज्यादा खर्च कैसे कर लेते हैं। तमन्ना, इस प्रश्न का उत्तर आपके शुरू में जो आपने कमेंट किया उसमें ही था। आपने पूछा था कि क्या आज पार्टियां आम आदमी से ऊपर उठ चुकी हैं। मुझे लगता है ये पार्टियां सामान्य लोग से नीचे गिर चुके हैं, ऊपर उठने का प्रश्न ही नहीं है। जैसे आपने कहा, जिस तरह से पार्टियों का फंडिंग के बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये हरेक को मालूम है कि एक तरफ जिस तरह पार्टी डिक्लेयर करते हैं उनके एसेट्स और जो एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता है, हम सभी को मालूम है कि चुनाव एक ऐसा मौका है जहां काला धन को आप सफेद धन बना सकें। ये और पॉलिटिकल पार्टीज इस एक अपॉर्चुनिटी का उपयोग करते हैं। तमन्ना, और एक बात यहां पे है जो दोनों पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा, उन्हें कोर्ट का वो एक आदेश के लिए क्यों रुकना चाहिए पार्टीज को? अपने आप क्यों हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, खुद क्यों नहीं कर सकते? हर बार आता है, क्यों वेट करना? बिल्कुल ये हर बार आता है कि हम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बैठेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, 2005 से आरटीआई है। जी संदीप, आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था, आप देखिए, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाला गया है वो उनके इनिशिएटिव से कभी नहीं हुआ है। हर एक बार पब्लिक प्रेशर से, पीआईएल से, कोर्ट डायरेक्शन से पार्टीज को मानना पड़ा है। वो एफिडेविट का हो, चुनाव के टाइम में कैंडिडेट्स को एफिडेविट फाइल करने का हो, या जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और कोर्ट से इंटरनल इलेक्शंस की बात हुई हो, पार्टीज अपनी तरफ से अपने आप प्रोएक्टिव इस विषय पे कभी रहे नहीं है। और ये एक लोगों को लगता है, जो पॉलिटिक्स देखते हैं उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, खुद अपनी तरह से इनिशिएटिव लेके। और क्यों ऐसा करना चाहिए? ऐसा इसलिए भी करना चाहिए कि उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है स्टेट से, उन्हें सरकार की तरफ से टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, साथ में ही जो डोनेशन और फंडिंग उनको मिलते हैं उससे वो चुनाव लड़ते हैं, फिर वो संसद में आते हैं, फिर वो रूल्स बनाते हैं। तो सतपाल जैन जी, अब जो टेक्निकल आंसर है वो तो आपने दे दिया कि हम ऑर्डर पढ़ेंगे, सोचेंगे, फिर बताएंगे। आप सच बताएं कि किस हद तक पार्टियां अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने को तैयार है और क्या सीमाएं आप लोग रखेंगे? हेलो जी सतपाल जी। देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि चुनाव की बहुत से कदम उठाने आवश्यक हैं। उनके अंदर एक विषय ये भी है कि पार्टियों की फंडिंग कैसे हो, फंडिंग की जानकारी दी जाए, पब्लिकली की जाए, कलेक्शन कैसे होती है, खर्चा कैसे होता है, ये सारे विषय हैं जो विषय पब्लिक के डोमेन में आने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले श्री लालकृष्ण आडवाणी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने पार्टी की तरफ से ये बात कही थी कि 20,000 रुपए से ज्यादा जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड देता है वो चेक से पेमेंट होनी चाहिए। हम लोगों ने नहीं, अब तो मांग है कि 20,000 से कम का भी आप फंडिंग बताइए। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं?
हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि एक सब लोगों से चर्चा करके अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट करे और वो सब पर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डिक्लेयर कर रहा है उस पर लागू है, जो नहीं कर रहा उस पर नहीं लागू है। नहीं, आप क्या समझा सकते हैं सतपाल जैन जी कि 170 करोड़ की फंडिंग के साथ आप लोग ने 700 करोड़ से ज्यादा कैसे खर्च कर लिए 2014 में? हमारी सारी जानकारी चुनाव आयोग को खर्चे की जाती है और जो खर्चा है पार्टी का कलेक्ट होता है नेशनल लेवल पे वो अलग है। जो चुनाव में उम्मीदवार खर्च करते हैं वो चुनाव में प्रांत में भी आता है, कैंडिडेट का भी होता है और वहां पर स्टेट यूनिट का भी होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबरशिप टोटल तो केंद्र में, प्रदेश में, लोकल यूनिट तक जाता है। इसलिए ये जो एक उसे देखने में लगता है कि इतनी इनकम है, इतना खर्चा है, खर्चे में आपको टोटल चुनाव में कितना खर्चा हुआ वो सबक कर दिखाना पड़ता है। लेकिन उसमें केंद्र का पार्टी का कितना है, उम्मीदवार का कितना है, वो अलग अलग कॉलम होते हैं उसके। हम इस संबंध में किसी भी पब्लिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए तैयार है। कोई भी सीमा तय हो जाए, कोई भी कर दे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और 13 जून का जो चुनाव उसका इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑर्डर आया था, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसको चुनौती नहीं दी। नहीं, लेकिन आपने उसको लागू भी नहीं किया, ना उसका पालन किया। हिलाल अहमद अमी याग्निक ने पूछा था कि अब हम सब तो बताने को तैयार हैं, हम बताते हैं और क्या जानना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पार्टियां नहीं बता रही हैं, जो लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है? देखिए, एक सीधा सा जो मुद्दा है वो है समानांतर अर्थव्यवस्था का, उस वित्तीय व्यवस्था का जो पार्टियों के भीतर मौजूद है, जो पारदर्शित नहीं है। तो अभी जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें कैंडिडेट का भी होता है, रीजनल पार्टी का भी होता है, नेशनल पार्टी का भी होता है, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत पर कोई भी असहमति नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा खर्चा जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी होती है, और ये बड़ा सवाल जो संदीप भाई कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, ये पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर पार्टियां क्योंकि स्वयं में आंतरिक तौर पर लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए होता यह है कि जब आप अपने आंतरिक लोकतंत्र की कमियों को छुपाते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों को, विनेबिलिटी हमारे पॉलिटिकल कल्चर का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया है, आप ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसी को टिकट मिलना चाहिए, और टिकट मिलने की का अपना एक अर्थशास्त्र है। आप पार्टी को चंदा दीजिए, कुछ सफेद कुछ काला, और उसके बाद में पार्टी आपको टिकट देगी, और फिर उसके बाद जो होगा वो पैसे का समानांतर वितरण चलता रहता है। और उस वितरण का जो सबसे नीचे की इकाई तक पहुंचने का जो संस्थागत ढांचा है, वो अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको स्पष्ट नहीं करती हैं। अगर आरटीआई आता है, अगर ये आरटीआई के दायरे में आती हैं, और जो कि इस पूरे केस का केंद्र बिंदु भी है कि क्या इनको पब्लिक अथॉरिटी माना जाना चाहिए, तब ये बात इतनी अस्पष्ट नहीं रह जाएगी। जी बिल्कुल। तो अमी याग्निक जी, आपने सुना कि क्यों पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें क्या आप लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आप समझाएं कि आपके पार्टी में कैसे अंदर के चुनाव होते हैं, किस पद पर कौन चुना जाता है और उसका क्या मापदंड तय होता है? देखिए, जब पार्टी की बात होती है, आप देखते हैं कि छोटी से छोटी मीटिंग, छोटे से छोटी कोई प्रक्रिया होती है तो पूरी मीडिया वहां होती है। अब ये आरटीआई एक्ट के नीचे उनको किसको क्या मांगना है, कैसे मतलब होता है, ये सब डेमोक्रेटिकली होता है। उसके पहले ये समझाएं। पार्टीज नहीं, अमी याग्निक जी आप आगे बढ़े प्लीज। ये एक सेंटेंस समझा दीजिए। क्या आप कह रहे हैं कि मीडिया इतनी सारी है इसलिए आरटीआई की क्या जरूरत है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, आरटीआई मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आरटीआई एप्लीकेशन से जो भी याचिका करता है उसको क्या जानना है। सारी वेबसाइट पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके ऑफिस बेरर्स, क्या कौन से किस व्यक्ति किस कमिटी में है, प्रदेश लेवल पे, तालुका लेवल पे, विलेज लेवल पे, सब लेवल की सारी बातें वेबसाइट पे होती है। सारी एक्टिविटीज प्रेस उसमें होती है। जो फंडिंग आता है इलेक्शन के टाइम में जो खर्च होता है, 20,000 रुपए से कम वाली फंडिंग का क्या आप लोग ब्यौरा देंगे? तो व्हाट 20,000 रुपए से कम वाली फंडिंग का क्या आप लोग ब्यौरा देंगे, बताएंगे किसने दी है? संदीप शास्त्री जी, ऐसी कौन सी चीज है जो हम जानना चाह रहे हैं, जो वो ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का ये सवाल है। जो भी बातें अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा, वो सभी बातें ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है। ये जब जो भी चीजें उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे हैं, जो मिलते हैं, दोज आर इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स। जो
हर एक पार्टी में मूल विषय हैं। जो भी कार्यकर्ता है, जो भी ऑफिस बेरर है, तो आप उसको वहां पे वेबसाइट पे डालते होंगे, पर लोगों को ये जानने का हक भी है कि ये लोग कैसे चुने गए, किसके द्वारा चुने गए, इलेक्टोरल कॉलेज कौन था ये चुनाव के लिए, पक्ष में आंतरिक व्यवस्था क्या है। ये थोड़ी आप एक मैं एनालॉजी दूं तो ये कार्स में जो टिंटेड ग्लास रहता है ना, उसी के तरह की ट्रांसपेरेंसी ये बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर अगर हैं तो आप सब कुछ देख सकते हैं बाहर, जो पार्टी के बाहर है उनको पार्टी का अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता है। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी ये हमारे लीडर्स बात कर रहे हैं। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने अभी की वो सच की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो फॉर्मलिस्टिक तौर पे जिन जिन विषयों को आप सामने लोगों का रखना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो रियल इश्यूज पॉलिटिकल सिस्टम में, एक डेमोक्रेसी में वोटर को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, लोगों को जानने का हक होना चाहिए। नहीं, और हमें जानना है कि आजकल जिस तरह का प्रचार होता है, आजकल जिस तरह का चुनाव प्रचार होता है, और यहाँ पर सिर्फ पार्टी के ही नहीं इमेज कंसल्टेंट्स होते हैं, हर नेता के अलग इमेज कंसल्टेंट्स होते हैं, पूरी एक टीम होती है उनका प्रचार करने के लिए, सिर्फ चुनाव में नहीं पूरे साल भर। उस सबका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सब क्या जानने का हमारा हक है या नहीं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि कब तक पार्टियां आरटीआई के तहत आ जाएंगी और क्यों वो डरती हैं आरटीआई से। सतपाल जैन हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से, अमी याग्निक कांग्रेस की तरफ से। अब चलते हैं पुष्पेश पंत के पास, जो एक राजनीतिक एनालिस्ट हैं और कई सालों से पूरे राजनीतिक सिस्टम को देख रहे हैं। पुष्पेश पंत जी, आज इस पैनल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक तरह से एक सुर में ही दावा कर रहे हैं कि वो खुली जांच के लिए तैयार है, ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार है, लेकिन क्या अब तक का उनका बिहेवियर ये दर्शाता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है पहले तो मुझे ये लगता है कि भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल एक सी बात नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो कहा वो मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है। एक तरफ से वो हमें इस एहसान से दबाना चाहती है कि सूचना का अधिकार यूपीए ने हमें दिया, और उसके साथ साथ वो एक खारिज भी कर रही है कि अगर मीडिया सतर्क है, सब कुछ वेबसाइट पे है, तो आपको आखिर हमसे जानना क्या है। मैं संदीप शास्त्री जी से पूरी तरह 100% सहमत हूं कि मेरे ख्याल में हमें तो छोड़िए, पार्टी के भीतर का ये अंदरूनी मामला है, क्या कि पार्टी के बाहर वालों को खारिज करना मुझे लगता है निहायत गैर जिम्मेदाराना है। मैं कांग्रेस का या भाजपा का सदस्य हूं या ना हूं, मुझे तब भी एक नागरिक के रूप में जानना है कि मैं किस पार्टी के पक्ष में अपना मत दूंगा। तो मुझे उसके आंतरिक जनतंत्र के बारे में पता होना चाहिए। अगर हर चीज आला कमान की, खाला कमान की अति गोपनीय रहनी है, तो आखिर इस जनतंत्र का तुक क्या है? जो आपने कहा, कहीं न कहीं शासक वर्ग का जो अहंकार है, मगर फिर भी मैं फर्क करना चाहूंगा कि आज अभी जैन साहब की बातों में और याग्निक जी की बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, तो जैन साहब ये मानने को तैयार है जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा तब तो कोई चारा ही नहीं बचेगा। मगर हमने कांग्रेस के वो दिन भी देखे जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खारिज करने के लिए संवैधानिक संशोधन तक किए गए थे शाहबानो मामले में। तो मुझे लगता है कि इस मामले में गैर जनतांत्रिक आचरण कांग्रेस का तथाकथित उस भाजपा से कहीं बदतर है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो उसका एकाधिपत्य होता है। तो जैन साहब, आपको पुष्पेश पंत पॉइंट इस बात का दे रहे हैं कि कम से कम आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के लिए आप तैयार हैं, लेकिन इसका जवाब तो साफ नहीं समझ में आ रहा है कि जून 2013 का ऑर्डर है। अब ये बात है कि सीआईसी के पास वो पावर नहीं है कि वो कंटेम्प्ट में ठहराए पार्टियों को जो उनके ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने इसका पालन किया है? जैन साहब, देखिए, मैं दो बातें यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं आभारी हूं पुष्पेंद्र पंत जी का, उन्होंने हमारी स्थिति को समझने का बहुत गंभीर प्रयास किया है। वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी के मामले में किसी पार्टी से पीछे नहीं है, बल्कि मैं कहूं बहुत आगे है। हमारी कुल मिलाकर सारी मेंबरशिप ऑनलाइन है। हमारे यहां हर 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद समिति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होता है, और हमारे यहां कोई भी व्यक्ति समिति से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, पहले प्रावधान था कि 1 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता, अब ये संशोधन होने के बाद 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता है। इसमें अडवाणी जी भी, अटल जी, सब लोग 2-2 बार, 1-1 बार अपनी समय सीमा के बाद अध्यक्ष पद से हटे और बाकी लोग आगे आए। जहां तक अकाउंट्स का मामला है, ये लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं जिन्होंने सारा अभियान चलाया कि फंडिंग चेक से हो, सारी ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनलाइन हो, सारी इंफॉर्मेशन हो।
हम इसके बिल्कुल पक्षधर हैं। और जो 13 जून के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं उसके बाद कई टीवी चैनल्स की डिबेट में आया था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को स्वीकार करती है, हम इसको चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी उठाती रही। हम इसके पक्ष में हैं कि न केवल राजनीतिक पार्टियां, आप जो कह रहे हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गैर राजनीतिक होंगी, कोई ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है, कोई और है। इन ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए और एक सब लोगों से चर्चा करने के बाद जितनी जानकारी आवश्यक है वो देने का बाध्य करे। भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कोई भी कानून बनता है उसकी पालना के लिए तैयार है। इसमें दो चीजें हैं। अगर आप इस सीआईसी के ऑर्डर से सहमत हैं तो आपको दूसरी पार्टियों के लिए रुकने की जरूरत है नहीं। तो हिलाल, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, क्या आज कोई आरटीआई के तहत भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों की जानकारी मिल सकती है? क्योंकि जिस तरह से सतपाल जैन बता रहे हैं उससे लगता है कि पूरी चीज तो अभी भी खुली हुई है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो जानकारी आवश्यक है वो हम देने को तैयार है। वो जानकारी आवश्यक है या नहीं, ये कौन तय करेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ कोई ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट तो लागू होता नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कि आप ये तय करें कि क्या जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी और क्या जो है वो पारदर्शित की जाएगी या जनता को दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह का सच नहीं है, ये आधा सच है। क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप बीजेपी से संबद्ध सारी वेबसाइट्स का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी 2 वेबसाइट्स हैं, तो उसमें वही चीजें बताई जाती हैं जो कि पब्लिसिटी के से जुड़ी हुई हैं। वो चीजें नहीं बताई जाती हैं जो कि इसकी संस्थागत, जो इसकी प्रक्रिया, जिसे प्रक्रियात्मक कहा जाना चाहिए, वो चीजें नहीं बताई जाती हैं। जैसे अभी एक और बात आई थी बातचीत में कि आखिर किस इलेक्शन, जो पार्टी के आंतरिक इलेक्शन की बात सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जब भाजपा के अध्यक्ष बने थे उसके बाद उनका अनुमोदन होना था। ये क्योंकि राजनाथ सिंह ने वक्त से पहले छोड़ा था, उस अनुमोदन की प्रक्रिया का बाद में क्या हुआ ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। और अमित शाह का नाम केवल प्रपोज किया गया और उसके बाद में क्योंकि संविधान में स्पष्ट नहीं था, उस अस्पष्टता एक मिनट, आपकी जानकारी पूरी नहीं है। एक सेकेंड, अमित शाह जी राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष से त्यागपत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में हुई और उस दिल्ली की बैठक में अमित शाह जी के अध्यक्ष बनने का अनुमोदन किया गया। हमारे यहाँ कभी भी कोई अध्यक्ष ऊपर से नॉमिनेट नहीं होता है। ये कांग्रेस में है, सोनिया गांधी ने यहाँ का प्रधान बदल दिया, वहाँ का प्रधान बदल दिया। हमारे यहाँ बकायदा राष्ट्रीय परिषद चुनाव करती है और अमित शाह जी का चुनाव हो रहा है कि आप कितने ट्रांसपेरेंसी दिखाने को तैयार होंगे। बस उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिए। मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन अगर आप उनका सवाल तक सुनने को तैयार नहीं है तो फिर ये दावा करना हुआ ही नहीं। तो आप बकायदा चुनाव राष्ट्रीय परिषद आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। कोई थी दिल्ली में बैठक के अंदर हुआ है। ओके हिलाल, तो आपका पॉइंट क्या था? अगर आज आपके पास आरटीआई होता है, इन लाइट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ सतपाल जैन, आप क्या पूछेंगे? नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं ये जानना चाहूंगा कि अमित शाह को जब ये बना, क्योंकि जो पार्टी का संविधान है वो कुछ और कह रहा है और जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ और कह रही हैं और इसके बीच में वेबसाइट चुप है। मेरा सवाल ये होता कि ये जो इस समय में संविधान मेरे पास नहीं है, अन्यथा मैं इनको संविधान के वो अनुच्छेद भी भाजपा के वो बता सकता था जो कि अमित शाह के चुनाव के समय में इवोक किए गए थे। लेकिन लार्जर पॉइंट जो है वो ये है कि पार्टियों का एक स्थापित आंतरिक वित्तीय ढांचा है जो कि पारदर्शी नहीं है। अगर उसको पारदर्शी बनाया जाएगा तो आंतरिक लोकतंत्र से जुड़ी हुई बहुत सी बातें भी पब्लिक डिस्कोर्स में आएंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल। और लोकतंत्र को बचाए रखने की और चलाने की जिसकी जिम्मेदारी है वो खुद अपनी डेमोक्रेसी के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? अंत में संदीप शास्त्री, एक सवाल आपकी तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी के लिए एक सवाल क्या है, कांग्रेस से इसका उत्तर दे दूं, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया। ओके, इसका उत्तर दे दूं संक्षेप में प्लीज। जी, देखिए, मैं अपने जो मित्र अभी ये बात कह रहे थे कि उनको श्री अमित शाह जी के अध्यक्ष बनने के संबंध में और उसकी भारतीय जनता पार्टी के संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है उनको जानकारी ना हो। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल करती है और अमित शाह जी के चुनाव का भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने शायद पिछले वर्ष अगस्त या 14-13 अगस्त के आसपास की बात है, मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं, मैं उसमें उपस्थित था। दिल्ली में बैठक हुई जिसको मीडिया ने पूरी पब्लिसिटी दी, उसमें किया गया है। हमारे यहां तो समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक
सबका बकायदा चुनाव होता है, मेंबरशिप ऑनलाइन है। ओके, हमारी शायद एक तो आपने जवाब दे दिया है। बस अंत में जाते जाते संदीप शास्त्री, आपका कोई सवाल कांग्रेस के लिए, जो आरटीआई के तहत अगर वो होते तो उनको जवाब देना पड़ता? आई थिंक दोनों पार्टियों को मेरी एक ही बात है, आप दोनों मिनिमम डिस्क्लोजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम डिस्क्लोजर का समय कब आएगा एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स का समय कब आएगा? दोनों पार्टीज कह रहे हैं कानून आने दीजिए, दूसरे पार्टियों को करने दीजिए, फिर हम करेंगे। एक जो समय आ गया है और ये आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, पार्टी होते हुए एग्जाम्पल नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इसका ऑर्डर 2013 में आ चुका है। इसको नजरअंदाज किया गया, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। खैर, लेकिन ज्यादा दिन बचे नहीं रह सकती हैं राजनीतिक पार्टियां। यहाँ पर हमें चर्चा खत्म करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।